हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और मैंने आपसे कहा था कि आगे वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का टॉपिक बचे थे हमारे आखिरी का ऑर्गेनाइजिंग के। तो आज उन्हें हम फिनिश कर देंगे और चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन होता क्या है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेलीगेशन रिफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। देखो गाइस कि सुपीरियर जो होता है वो क्या करता है, सबॉर्डिनेट से काम करवाता है, ठीक है। अथॉरिटी का काम क्या होता है कि सुपीरियर जो होता है, सुपीरियर का काम सबॉर्डिनेट करते हैं, ठीक है। जो सुपीरियर बोलता है वही को सबॉर्डिनेट करते हैं। और ये डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर से कहाँ जा रहा है, ये सबॉर्डिनेट पास, ठीक है, उनके पास जा रहा है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है वो ऑर्डर है, या मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो आप सजेशन या कुछ उनको क्या देता है काम करने का कि सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। और वो एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि जो उसने काम कहा है करने का वो करके देगा, ठीक है। वो करवाएगा भी और और वो भी एक्सपेक्टेशन रखता है कि काम अच्छे से होगा, ठीक है। और वो डेलीगेशन के बाद डेफिनेशन की देखने के बाद हम एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं इसके। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन अकॉर्डिंग लुइस एलन। देखो, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, जो लुइस एलन था उसने क्या कहा डेलीगेशन को कि डेलीगेशन क्या है, एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर। देखो गाइज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इसके अंदर, अथॉरिटी भी होती है। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी का मतलब सबॉर्डिनेट्स को काम देना और उससे एक्सेप्टेशन रखना कि वो हमारा काम करके देंगे, इसका मतलब होता है अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप समझते होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें काम करवाना ही है, ठीक है, मतलब कि ड्यूटी है हमारी काम करवाने की, ठीक है, वर्कर्स से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, ठीक है। एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। गाइस, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक काम दे दिया गया है और अकाउंटेबिलिटी का क्या काम होता है कि उस काम को, टास्क को करवाना और बाद में आंसर देना कि काम हुआ कि नहीं और किस तरीके से काम हुआ है, बाद में आंसर देता है ये अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 1 घंटे में मान लो आपका ऑर्डर आया कि आपको 10 बॉक्स का ऑर्डर आया कि बॉक्स बनाने 10, ठीक है। अब 10 बॉक्स का ऑर्डर आ गया है, लेकिन 1 घंटे में तो 5 बॉक्स बन रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी को क्या जवाब देना पड़ेगा कि 1 घंटे में 5 बॉक्स क्यों बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है, किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से परफॉर्मेंस बेटर होती है ऑर्गेनाइजेशन की। किसने कहा है ये, लुइस एलन ने कहा है। तो गाइज, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, पहला तो होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है। अथॉरिटी का ऑर्डर्स मतलब काम करवाता है और एक्सपेक्टेशन भी रखता है कि काम क्या करना है और किस तरीके से कराना है, ये अथॉरिटी का काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ड्यूटी। ड्यूटी होती है इंडिविजुअल की कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम को टाइम पे करवाया जाए, अच्छे से करवाया जाए। और उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको समझाया कि अकाउंटेबिलिटी के अंदर एग्जांपल दिया बॉक्स का, तो आंसर देना होता है कि 10 बॉक्स बन रहे हैं तो 10 की जगह 5 बॉक्स क्यों बन रहे हैं, ठीक है। ये आंसर देना पड़ता है अकाउंटेबिलिटी को, ऐसा क्यों है। अब उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस क्या है गाइज। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है इसका, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। क्या है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ तो कम है, तो और आप प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हो, तो आपको जो है एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना पड़ेगा, जब भी तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज़ कम है तो आपकी थोड़ी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी कम रहेगी मैनेजमेंट के अंदर। हाँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर आपके जो वर्कर्स है वो अगर हेल्थ में अच्छे स्ट्रांग है और जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम वर्कर्स भी, तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन अगर वर्कर्स दमदार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा।
इसलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लेबर्स की, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद देखते हैं सेकेंड वाला, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखो एम्प्लॉय जो होता है उसका भी डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय, उसकी भी बात वगैरह सुननी पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मज़दूर है तो एम्प्लॉय है तो मतलब उसके साथ ज़्यादती करोगे, ठीक है। उसकी भी सुनना पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सुनते हुए उसके भी डिसीजंस सुनना पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से क्या फ़ील करता है कि उसको मतलब उसको वैल्यू दी जा रही है, उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा और काम करने लग जाता है, ठीक है, बढ़ के काम करने लग जाता है। आपका प्रोडक्शन रेट इससे भी बढ़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, और डेवलपमेंट के अंदर क्या, सैलरी वगैरह टाइम पे देना, ठीक है, और ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा सैलरी देना, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ तो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई एक एम्प्लॉय है, एक दो एम्प्लॉय क्या होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई फीवर वगैरह हो गया, उनको कुछ बीमारी हो गई, तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी देर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए नहीं काम करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं ना उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो देखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि चलो मोटिवेट हो और अच्छे से काम करो, और उनसे भी अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको उनको चाहते हो कि वो मोटिवेट होए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो जो चाहते हैं उनको मतलब उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और उनके जो डिसीजंस वो लेते हैं, आप वो डिसीजंस आपसे जो शेयर कर रहे हैं, उनके डिसीजन को आप सुनोगे, मानोगे, तो उनको भी फील होगा कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है, उनकी भी वैल्यू है, कुछ रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलेगा इससे। और उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वाले में क्या होता है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। देखो गाइस, वर्कर्स जो है, प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो सेल भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से सेल अच्छी होगी, और सेल होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने आपको जो समझाया है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और डेवलपमेंट करना, तो ये सारे जो कुछ मैंने आपको पीछे जो समझाए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस, वो इस पे ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो आपको मैंने समझाया था कि कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छे रिलेशन बनाना पड़ते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के साथ उनके डिसीजन वगैरह मानने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, खुश होकर सेटिस्फाई होकर काम करते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ में, ठीक है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन शांति से चलेगा, अच्छे से चलेगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि मिसबिहेविंग होना लग जाए एम्प्लॉयज़ के साथ में, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, वहाँ पर क्या होगा, फिर लड़ाई होगी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अब बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। देखो गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर देखो मैंने लेवल्स बताया था आपको, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो जो सेंट्रलाइजेशन वाला होता है उसका काम क्या होता है, वो उसके अंदर कौन होता है, उसके अंदर कौन होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट वाले इंडिविजुअल्स, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट वाला, ठीक है। इसलिए उसको सेंट्रलाइजेशन कहा गया है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो थोड़े से नॉलेज में कम है, डी मतलब आप समझ जाओ डिक्रीज़, यहाँ से समझ जाओ DECE, डिक्रीज समझ जाना से मतलब कि डिक्रीज़ होना किस में, नॉलेज की कमी होना या एजुकेशन की कमी होना, जिसकी वजह से मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, आप समझ सकते हो इसके अंदर क्यों हैं ये पीपल्स, क्योंकि इनके पास एजुकेशन इतने एजुकेट नहीं है और अच्छा नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी नहीं है, इसलिए इनको कहाँ रखा गया है, मिडिल मैनेजमेंट में और लोअर मैनेजमेंट में। तो इन दोनों को जो है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर रखा गया है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप ऑल मैनेजमेंट को क्यों रखा गया है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास में क्या होता है, अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है, वो अच्छे ट्रेनिंग दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उनके पास अच्छी नॉलेज वगैरह होता है और इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर इसलिए टॉप मैनेजमेंट वाले पीपल्स आ जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका, डेवलप्स इनिशिएट अमंग सबॉर्डिनेट। देखो लो, मैंने आपको जो उसके पहले वाले में बताया था कि डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो इसी के अंदर उसी की बात की जा रही है, जो सबॉर्डिनेट्स है उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनके डिसीजन सुने जाएंगे, उनकी बात मानी जाएगी, जिसकी वजह से
वो क्या समझेंगे, उनकी वैल्यू हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्शन करके देंगे और अच्छे से काम करके देंगे, ठीक है। उनको टाइम पे आप सैलरी वगैरह दोगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट डालता है आपके फ्यूचर पे भी, जो बिज़नेस का फ्यूचर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो लंबे समय तक के चलेगा ऑर्गेनाइजेशन, और अच्छे से चलेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा, ठीक है। इसके नीचे वाला पॉइंट वही है कि डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए जो मैनेजमेंट टैलेंट है वो अच्छे से रहेगा, डेवलप्ड रहेगा हमेशा, ठीक है, अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रहा तो, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब सिंपली आप समझ गए होंगे कि डिसीजन लेना पड़ते हैं। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, उसके पास खूब ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसके ऊपर बर्डन रहता है, तो वो क्या करता है, उसके बर्डन को कम करने के लिए वो मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट की मदद लेता है, इन दोनों की मदद लेता है, तो उसका थोड़ा सा बर्डन जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्विक डिसीजन ले पाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। देखो उसके अंदर वही बात हो गई कि जो रिलीफ मिलता है किसको, टॉप मैनेजमेंट को। क्या होता है, उसके ऊपर बर्डन होता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा मिडिल मैनेजमेंट को दे देता है काम, और लोअर मैनेजमेंट को भी काम दे देता है, जिसकी वजह से उसका ऊपर का जो बर्डन है वो कम हो जाता है और उसको रिलीफ मिलता है। उसके बाद आता है फैसिलिटेट ग्रोथ, जिसकी वजह, फैसिलिटेट मतलब ग्रोथ, जो आपको अभी बताया था कि ग्रोथ होगी इससे। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट समझाए, अगर ये सब आप फॉलो करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना ही होना है, 100% होना है। उसके बाद आता है बेटर कंट्रोल। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने ही पॉइंट मैंने ऊपर समझाए, तो इसका क्या होगा, बेटर कंट्रोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा शांति वगैरह बनी रहेगी, और मतलब कि कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, मिसबिहेविंग नहीं होगी, कंट्रोलिंग रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए बोला गया है बेटर कंट्रोल। तो गाइज़ आज की इस चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है, ऑर्गेनाइजिंग को, और आगे वाला चैप्टर मैं लाऊंगा। अब उसकी भी वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो मिस नहीं हो जाए, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और शेयर कर दो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।